इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट IAS 38 आ जाए। सर ये क्या बोलता है सुनिएगा। सर सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ से कहानी स्टार्ट करता हूं। सर हम सबके दो तरह के नॉन करंट एसेट्स होते हैं, हम सबको पता है बेटा, बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा होगा ये ओ लेवल्स में आपने। नॉन करंट एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट होता है, एक इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट होता है। ऐसा ही है दोस्त। सर टेंजिबल कौन सा होता है? विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसा एसेट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, आप जिसको देख सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये एसी लगा हुआ है सर यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो, ये टेंजिबल एसेट है। सर इनटेंजिबल क्या है? विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। सर एग्जांपल, सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुडविल। हमने परचेज ऑफ बिजनेस में पढ़ा था, गुडविल का मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द आईज ऑफ कस्टमर। आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है आपके कस्टमर की आंखों में, उसको गुडविल कहते हैं। क्या मैं गुडविल देख सकता हूं बेटा? नहीं सर, इट इज नॉट अ फिजिकल, इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। सर टेंजिबल पे कौन सा आईएस लगता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टेंजिबल पे आईएस 16 लगता है, यही पढ़ा था सर। टेंजिबल पे सुन लो, या अगर इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, टेंजिबल के फॉल को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। भाई नॉन करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते थे, यानी टेंजिबल के फॉल को हम क्या नाम देते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। सर एमोर्टाइजेशन के फॉल को क्या नाम देते हैं? सर एमोर्टाइजेशन के फॉल को हम नाम देते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या नाम है सर? एमोर्टाइजेशन। सुन ले सर, हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन बोलता था 10% स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दो। सर टेंजिबल के केस में डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज होता था फॉल निकालने के लिए। नॉन करंट एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हुई है, डेप्रिसिएशन इज द रीजन। तो उस फॉल का नाम क्या था? डेप्रिसिएशन। जिसको हम स्ट्रेट लाइन, सुन लो, जिसके हम तीन मेथड्स यूज करते थे। स्ट्रेट लाइन से भी निकालते थे डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग से भी निकालते थे, रीवैल्यूएशन से भी निकालते थे, याद है? सर इनटेंजिबल एसेट में अगर फॉल आएगा, उस फॉल को डेप्रिसिएशन नहीं कहते, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्या ये वर्ड क्लियर है? और सर एमोर्टाइजेशन सिर्फ एक मेथड से निकलता है, एंड वो एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन तीन मेथड से निकलता है, लेकिन एमोर्टाइजेशन एक मेथड से निकलता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या ये क्लियर है? तो सर जब मैं IAS 38 की बात करता हूं, IAS 38 की जब मैं बात करता हूं, IAS 38 में इनटेंजिबल वाला एरिया इंक्लूडेड है। टेंजिबल वाला हम ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं? IAS 16 में पढ़ चुके हैं बेटा। क्लियर है सर? सर क्या इस पे इंपेयरमेंट लगेगी? हाँ सर, मैंने जब आपको IAS 36 पढ़ाया था, मैंने कहीं पे भी, सुन लो, मैंने कहीं पे भी IAS 36 में इंपेयरमेंट ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट नहीं लिखा था। मैंने नाम क्या बताया था आपको स्टैंडर्ड का? इंपेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट। टेंजिबल या इंटेंजिबल नहीं। IAS 16 वाले एसेट की भी इंपेयरमेंट हो सकती है, IAS 38 वाले एसेट की भी इंपेयरमेंट हो सकती है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, दोनों को कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में कंपेयर करते हैं, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे वो टेंजिबल हो, दोनों की इंपेयरमेंट सेम तरीके से होती है। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, तो देखिएगा सर, मैं यहां लिखता हूं, देखना सर, डेप्रिसिएशन के बाद अगला पॉइंट, सर इसकी इंपेयरमेंट भी एज पर IAS 36 होती है। और सर इसकी इंपेयरमेंट भी क्या होती है? एज पर IAS 36। क्या अभी तक क्लियर है बेटा हमें? हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है? हाँ ऑनलाइन वालों, आप लोगों को क्लियर है? फिजिकल आप लोगों को क्लियर है? आ गया सर। सर अब एमोर्टाइजेशन के कुछ रूल्स पे IAS 38 ने बात की है, आए पढ़ते हैं।
सर ये एमोर्टाइजेशन निकलेगा कैसे? सर आपने अभी बताया एमोर्टाइजेशन निकलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। सर फॉर्मूला क्या होगा? सर आपको याद होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। याद है ये फॉर्मूला? एमोर्टाइजेशन का भी यही फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से। बस फर्क क्या होता है भाई, गुडविल की कोई रेजिडुअल वैल्यू होगी क्या? आप जब बिजनेस बेचोगे तो आपकी गुडविल के पैसे आपको मिलेंगे तो सही, लेकिन वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। रेजिडुअल किसके लिए होती है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के लिए होती है। इनटेंजिबल के लिए कोई स्क्रैप वैल्यू थोड़ी होती है। तो एमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट की जो कॉस्ट है डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। इसमें रेट नहीं होता। स्ट्रेट लाइन में जब आपको पुराने आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा तो दो मेथड्स पढ़े होंगे आपने। एक फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। और दूसरा आपने पढ़ा होगा परसेंटेज मेथड कि कॉस्ट दी हुई होगी, डायरेक्ट रेट लगा दोगे डेप्रिसिएशन का। ये डेप्रिसिएशन में होता है। एमोर्टाइजेशन में सिर्फ फॉर्मूला मेथड है, कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, अब सुन लो, IAS 38 ने कुछ चीजें कही है यूजफुल लाइफ से रिलेटेड। क्या लाइफ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सुनिएगा। पहला रूल कहता है वो लाइफ के रिगार्डिंग, सुनना, इफ यूजफुल लाइफ इज इनफाइनाइट। अगर आपको लगता है आपकी यूजफुल लाइफ इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब अनलिमिटेड है, assume it to be 20 years। स्टैंडर्ड के अल्फाज है बेटा ये। अगर आपको लगता है, अगर किसी बिजनेस को लगता है कि उसके बिजनेस के नाम की गुडविल की वैल्यू इंफिनिटी है, आपको 20 साल अज्यूम करके 20 साल के हिसाब से हर साल एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर होती है बात? दूसरा, आपका स्टैंडर्ड कहता है इफ यूजफुल लाइफ इज मोर देन 20 years। सर 25 साल है, सर 30 साल है, सर 35 साल है, स्टैंडर्ड कहता है assume it to be 20 years। अगर आपकी लाइफ 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, आपको ये अज्यूम करना होगा कि वो 20 years से एक्सीड नहीं कर सकती। क्लियर है सर? तीसरा पॉइंट, if useful life is less than 20 years, follow that। सर अगर यूजफुल लाइफ 10 साल है, इज्जत से 10 साल एमोर्टाइज कर लेना। अगर यूजफुल लाइफ 15 साल है, इज्जत से 15 साल ही एमोर्टाइज कर लेना। फड्डा किधर आएगा बेटा? जहां पे लाइफ इनफाइनाइट है या 20 साल से ज्यादा है, तो वहां स्टैंडर्ड क्या कहता है? अपनी लाइफ को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू 20 years। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त जी। अब बस इसमें भी होगी नेट बुक वैल्यू 0। अगर आपकी गुडविल 100,000 है, आपकी 10 साल लाइफ है, 10th ईयर पढ़ाकर आपकी गुडविल 0 होगी। क्या मतलब? तो वो एस्टिमेट IAS 8 पढ़ा है ना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव ट्रीट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। अकाउंटिंग एस्टिमेट है बेटा ये। लाइफ इज अकाउंटिंग एस्टिमेट ना, पढ़ाया था ना जी सर। किसमें? डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता ही नहीं, पहले एमोर्टाइजेशन चार्ज होती है। पहली बात, वर्ड करेक्टेड है, एमोर्टाइजेशन प्रो रेट बेसिस नहीं होती दोस्त। अगर वैसे तो प्रो रेट का आज तक सवाल आया ही नहीं है, आप हमेशा 1 साल की निकालोगे बस। पर ईयर का फॉर्मूला है ये, कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो फिर उस पर्टिकुलर मंथ के लिए करोगे। वो इसमें वो पॉलिसीज हैं जो डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज है, वो एमोर्टाइजेशन की भी पॉलिसी है। ठीक है, हो सकता है अगर वो कहे, जैसे वो कह रहा है उसके टेस्ट में आया था कि मंथली, आपके एग्जामिनर ने बोला भाई साल के बीच में हमने जून में बिजनेस एक्वायर किया। बिजनेस एक्वायर करने से आपके पास 20,000 गुडविल है, आपका एंड दिसंबर है, तो आप 20,000 डिवाइड बाय सिर्फ 6 महीने की एमोर्टाइजेशन उस साल में रिकॉर्ड करोगे। जो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है वैसे ही एमोर्टाइजेशन की पॉलिसी है, बस मेथड एक है, कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त ऑनलाइन वालों, क्या आपको क्लियर है बेटा? जल्दी बता दें। थ्योरी पढ़ते हैं अब, थोड़ी सी आ जाए।
सर थ्योरी क्या बोलता है, आए जरा IS 38 की थ्योरी पढ़ते हैं, छोटी सी थ्योरी है बेटा। आए, in an intangible asset is an asset that can't be felt or touched, but its presence can be felt by the term means it carries a monetary value। हमने पढ़ लिया बेटा, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इंटेंजिबल है। एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस। एमोर्टाइजेशन क्या बोलता है, इट इज डन थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड, हमने भी पढ़ लिया सर, स्ट्रेट लाइन से होती है। इफ लाइफ इज नॉट गिवन, अगर लाइफ ना गिवन हो, अज्यूम लाइफ 20 years। if life is infinite or exceeds 20 years, then also assume life is 20 years। सर अगर लाइफ गिवन होगी और 20 साल से कम होगी, सिर्फ तब एक्चुअल पे फॉलो करोगे। लाइफ एक्सीड कर रही हो 20 से, लाइफ इनफाइनाइट हो, लाइफ सवाल में ना गिवन हो, तब इन तीनों केसेस में लाइफ क्या अज्यूम करनी है, 20 साल। क्या ये क्लियर है? IS 38 भी खत्म सर।